नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। गांधी नेहरू परिवार, उसमें चाहे इंदिरा गांधी रही हो, राजीव गांधी के समय भी हमने देखा है, और जो बाद के इनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके दौर में भी हमने देखा है। सुप्रीम कोर्ट से कोई भी ऐसा फैसला अगर आया है जिससे इन्हें बदहजमी हुई है, या जो इनकी राजनीति है, राजनीतिक दिशा है, उसमें किसी तरह की इनको परेशानी आने की आशंका पैदा हुई है, तो ये लोग बहुत ब्रूटली, क्रूरता के साथ उस फैसले को उलटने के पहले भी कई बार प्रयास कर चुके हैं और किया भी है। वो चाहे शाहबानो केस हो या इंदिरा गांधी के खिलाफ ही 1975 में जो वर्डिक्ट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसको पलटने के लिए भी इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही एक तरीके से ताक पर रख दिया था। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत इस कार्यक्रम में हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये हम इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एक दिन पहले राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एक टिप्पणी की, और चीन ने हमारी जमीन हड़प ली, या वो जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा के दौरान इन्होंने कहा था कि अरुणाचल में चीन के सैनिक हमारे जवानों को पीट रहे हैं, यानी हमारी सेना को पीट रहे हैं। इस पर बीआरओ के एक अधिकारी ने मानहानि याचिका दाखिल की थी लखनऊ में, और लखनऊ की कोर्ट ने राहुल गांधी को सम्मन जारी किए थे, तलब किया था। राहुल गांधी पेश होने को तैयार नहीं, उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपको पेश होना होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो या लोअर कोर्ट्स हो, ना तो कांग्रेस पार्टी के पास पैसे की कभी कमी रही, ना इनके पास वकीलों की फौज की कोई कमी है। तो हर जगह इनके वकील खड़े हो जाते हैं, जाकर के आर्गुमेंट करते हैं, और कई बार तो ऐसे करिश्मे हुए हैं कि असम की पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। वो हवाई जहाज में बैठ गए थे, और वहां से जब उनको उतारा गया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत मिल गई। उनको वहीं का वहीं छोड़ना पड़ा। 1-1.5 घंटे के भीतर उनको जमानत मिल गई। तो ये भी आरोप सुप्रीम कोर्ट पर लगते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग, या जो कांग्रेस से जुड़े हुए चर्चित चेहरे हैं वकील के रूप में, वो आसानी से चीजों को मैनेज कर लेते हैं। अब कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सच्चा भारतीय इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा, उसको लेकर के भी इस परिवार का बहुत तीखा प्रतिकार सामने आया है। अपनी गाड़ी से जैसे ही संसद परिसर में प्रियंका गांधी वाड्रा उतरी, तो मीडिया ने माइक उनके सामने ले जाकर के प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या जज ये तय नहीं करेंगे कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत संगीन मामला है, गंभीर मामला है, और मीडिया ने इसको उस तरीके से लिया नहीं है। एक सिटिंग एमपी सुप्रीम कोर्ट के किसी एक टिप्पणी पर, जो कि राष्ट्र हित में टिप्पणी है, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं, और केवल इसलिए कि मेरे भाई पर यह टिप्पणी कर दी गई। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी का स्वागत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार वीरेंद्र जी। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनका उल्लेख हम कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं कल की टिप्पणी
और उस पर प्रियंका गांधी वाड्रा का ये कमेंट, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है भारत के संविधान को, भारत की संसद को, भारत की न्यायपालिका को, भारत के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को एकदम एक जेबी और अपना एक नौकर मान के चलने की उनकी आदत रही है। कांग्रेस के लोग आज ये भूल जाते हैं कि 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अयोग्य ठहराया था, उस समय आधार ये था कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप चुनाव के दौरान किसी सरकारी सुविधा का, सरकार के साधनों का, सरकारी गाड़ी का, गेस्ट हाउस का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। रायबरेली में उस समय इंदिरा गांधी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने चुनाव जितवाया था। और 91 में टीएन शेषन ने आरपी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्रावधान 1952 से है, 1950 से है। 1952 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन लोग जाने कब 40 साल के बाद जब दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ 1900, जब लोकसभा चुनाव हुआ 96 का, 46 साल बाद लोग जाने कि भारत में कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। और धीमे धीमे लगातार हर चुनाव के बाद वो लगातार उसका दायरा बढ़ता गया। और आज हर नेता, हर व्यक्ति जिसको चुनाव लड़ना है, वो बहुत सतर्क रहता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं वायलेशन ना हो, उसके खिलाफ कोई मुकदमा ना हो जाए, कोई शिकायत ना हो जाए। उसको अपने चुनाव के खर्चे का अलग से पूरा अकाउंट रखना पड़ता है, उसको अपने शिक्षा का ब्यौरा रखना पड़ता है, अपने एसेट्स का ब्यौरा रखना पड़ता है, संपत्ति कितनी है, लोन कितना है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। और यदि कोई उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे, उसका भी रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और सबकी कोशिश ये रहती है कि कोई उसमें जो है सूचना गलत ना हो जाए, ताकि बाद में यदि इलेक्शन जीत गए और बाद में साबित हो गया कि सूचना गलत थी, तो फिर सदस्यता खारिज हो सकती है लोकसभा या विधानसभा की। तो जिन्होंने नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने अपने भारत को अपनी जो है जागीर मान करके देश को चलाया, वो आज नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं और वो आज सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि उनकी ताकत क्या है। तो ये जो प्रियंका ने बोला है, ये केवल उनकी दादी के और उनके पिता के और उनकी दादी के पिता के संस्कार है, और कोई नई बात नहीं है। 1980 में से 85 के बीच में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो आर के त्रिवेदी एक यूपी के आईएएस अफसर थे। उनको जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। इलेक्शन कमिश्नर पद से हटने के बाद वो गुजरात के गवर्नर बना दिए गए। मनमोहन सिंह के जमाने में आपको पता है एमएस गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए। उसके बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया। उसके बाद वो 5 साल मंत्री बना दिए गए, हाँ, मंत्री बना दिए चीफ गए थे। इलेक्शन कमिश्नर। और उसके बाद नवीन चावला को 1978 में जो इमरजेंसी के बाद शाह कमीशन बना था, नवीन चावला ने को शाह कमीशन ने गंभीर अनियमितताओं का और अपने शक्ति से बाहर जाके काम करने का, जनता के ऊपर जुल्म करने का दोषी पाया था। और ये कहा था कि इनको जीवन में कभी कोई महत्वपूर्ण पद ना दिया जाए, इनको मुख्य धारा से अलग रखा जाए। इसी नवीन चावला को सोनिया गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनवाया। और आज यही राहुल गांधी, ये अभी 12 साल पहले की बात है। नवीन चावला अभी उनका हाल में देहांत हो गया। तो ये तो रिकॉर्ड रहा है नेहरू से लेके सोनिया गांधी तक का। और नवीन ये आज चावला प्रियंका, मदर टेरेसा से भी जुड़े रहे हैं। वो क्रिप्टो क्रिश्चियन थे, इसलिए बनाए गए बिल्कुल। हैं वो गले में क्रॉस पहनते थे, बाहर हिंदू रहते थे, अंदर क्रिश्चियन थे। तो और इस परिवार से, इस परंपरा से, इस विरासत से जुड़ी एक महिला आज जो है सुप्रीम कोर्ट को बता रही है कि उसे क्या करना चाहिए। इससे आप समझ लीजिए कि इस देश में अभी भी कांग्रेस का इकोसिस्टम इतना मजबूत है, उन्हें जरा भी इसका भय नहीं है कि वो कोर्ट की अवमानना कर रही हैं। ठीक है, वकीलों की वोट लगा देंगे, क्या हो जाएगा। तो ये तो इनका इतिहास है। तो ये जो उन्होंने बोला है, इसमें कोई नई बात नहीं बोली है। और एक तो आसाम के थे, क्या नाम, रफुल हसन क्या नाम था, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। वो कांग्रेस के नेता थे, उनको राज्यसभा का एमपी बनाया गया। फिर उनको कहा गया तुम हाई कोर्ट के जज बन जाओ। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, जब वहां से रिटायर हुए तो फिर राज्यसभा में आ गए। ये हाँ हाँ। खिलवाड़ किया है कांग्रेस ने, आप ये सोचिए।
ये खिलवाड़ किया सुप्रीम कोर्ट के साथ। और आपको याद होगा 1975 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में इंदिरा गांधी को पूरी राहत देने से इनकार कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके इलेक्शन को क्वैश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी कि सुप्रीम की इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया, लेकिन ये कहा था कि आप संसद में मतदान नहीं कर सकती। तो उन्होंने जो अगला सुप्रीम कोर्ट का जो बना चीफ जस्टिस, उन्होंने जो 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 सबसे सीनियर मोस्ट था उसको किनारे करके एएनए को बना दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो इस समय जो अभी हाल में रिटायर हुए हैं सीजीआई संजीव खन्ना, इनके चाचा ने इस्तीफा दे दिया था, जस्टिस खन्ना ने, सुप्रीम कोर्ट से। तो ये सब इनका इतिहास रहा है। और एक तो सुप्रीम कोर्ट जज अभी 10 साल पहले ऐसे हुए थे जो पहले यूथ कांग्रेस के नेता रह चुके थे। तो ये सब तो इतिहास रहा। कांग्रेस ने इस देश के सारे संवैधानिक संस्थाओं का अपने परिवार के नौकर की तरह इस्तेमाल किया है। और आज ये नरेंद्र मोदी को बता रहे हैं कि इसने कि हर जगह संघ का कब्जा हो गया है और चुनाव आयोग को खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग पे कब्जा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा हो गया है, संसद पे कब्जा हो गया है, और संविधान की पुस्तक लहराते हैं। नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी तक कांग्रेस ने कितना संविधान का सम्मान किया है, ये पूरा इतिहास में दर्ज है। एनीबडी कैन चेक इट। और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब नेट पे मिल जाएगा। केवल ठीक से आपको सर्च इंजन में जाके सर्च करना है। तो ये सब जो है ये केवल हारी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य की नीति बहुत साफ कहती है, यदि आप अपने शत्रु के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, यदि आप अपने शत्रु के खिलाफ मर्यादाहीन भाषा बोलते हैं, गाली देते हैं, इसका मतलब आप युद्ध हार गए। तो 11 साल से ये केवल गाली दे रहे हैं। बल्कि गुजरात के चुनाव से आपको याद होगा 2007 में सोनिया गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी के लिए मौत का सौदागर। ये भाषा बोली थी सोनिया गांधी ने। और आज ये बीजेपी को संसदीय भाषा और शालीनता की भाषा सिखा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहुत सही टिप्पणी की है। और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो डीजी हैं, मिस्टर श्रीवास्तव साहब, जो इसमें पिटिशनर हैं, वो लखनऊ में रहते हैं। मेरा मेरा उनसे परिचय है, मेरी उनसे बात हुई है। और आप ये देखिए, ये लगातार चौथा मामला है। पहले इन्होंने आपके रफाल में जो है इन्होंने अनाप शनाप बोला। फिर इन्होंने रफाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां से खारिज हुआ। फिर इन्होंने चौकीदार बोला, चौकीदार चोर है, उसमें इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। फिर इन्होंने कहा कि सारे सारे मोदी चोर सारे होते हैं, मोदी सारे मोदी सारे चोर क्यों मोदी होते चोर। हैं? और उस मामले में इनकी सदस्यता तक चलेगी पार्लियामेंट की। इनको लोकसभा की मेंबरशिप से इनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। इन्होंने सावरकर को गाली दी, उस पे भी इनको सुप्रीम कोर्ट से सिलताड़ लगी, इन्होंने माफी मांगी। उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि चाइना ने भारत की जमीन कब्जा कर ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, चाइना ने भारत की जितनी जमीन लद्दाख लेह सेक्टर में कब्जा की है, वो 1958 से 1962 के बीच में की गई है। और अगर लोगों को पता हो, और अभी पिछले साल एक पीएम के एक वो लोकसभा में पीएम ने कहा था, एक अमेरिकन ऑथर की बुक का हवाला दिया था, जो पुस्तक है मेरे पास। उसमें उन्होंने कहा था कि नेहरू ने लिटरली वो गिड़गिड़ाए थे अमेरिका के सामने, जॉन कैनेडी के सामने, हमको जल्दी हथियार भेजिए, हमारे पास बंदूकें नहीं है, गोला बारूद नहीं है, एमुनेशन नहीं है, हमारे पास कोई फाइटर जेट नहीं है, और आप अपने सैनिक भी भेजिए, आप अपने फाइटर जेट के साथ अपने पायलट भी भेजिए। और इमरजेंसी सहायता अमेरिका ने की थी नेहरू की। और ये नेहरू जो है 47 से लेकर 62 तक की उनको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। इस चक्कर में बड़े भारी वो जो है शांति के मसीहा बने रहे। और यहाँ तक कहते थे, भारत को फौज की क्या जरूरत है, हमारे लिए सीआरपी काफी है, और जो पुलिस काफी है। और 1948-49 में नेहरू ने बकायदा चीन की सेना की, पीपुल लिबरेशन आर्मी की, तिब्बत पर कब्जा करने में मदद की। और चाइना की सेना जो तिब्बत पे कब्जा करने जा रही थी, उसको पूरी रसद पहुंचाई, चावल पहुंचाया और सामान पहुंचाया।
ये सब रिकॉर्डेड है, तमाम किताबें भरी पड़ी हैं, इसके ऊपर कोई भी पढ़ सकता है। और वही राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार के समय 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा कर ली। और लोगों को ये शायद जानकारी ना हो, भारत दुनिया का अनूठा देश है जिसकी जो सीमाएं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो 3 तरीके की हैं। जो बॉर्डर सेटल्ड है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और जो सीज फायर लाइन है उसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि जम्मू में और कश्मीर में है, जो पाकिस्तान के साथ है। और जो बॉर्डर सेटल नहीं है उसका नाम है LAC, यानी चाइना के साथ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत की सीमाएं 3 तरह की हैं। पाकिस्तान के संग जो है हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। लेकिन जम्मू और कश्मीर में वो लाइन ऑफ कंट्रोल है, सीज फायर लाइन है। लेकिन उस पे शांति है, उस पे विवाद नहीं है, और दोनों लोगों ने मान लिया ये सीमा है। भी हमारी लाइन सेटल्ड है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, कोई विवाद नहीं है। चीन के साथ हमारी पूरी जो सीमा है, वो चाहे अरुणाचल में हो, या चाहे वो उत्तराखंड में हो, या वो लद्दाख लेह में हो, वो पूरी की पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये विरासत हमको नेहरू जी दे गए हैं। और ये आज आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, जबकि दुनिया हैरानी है कि जब अप्रैल 2020 में गलवान में जब झड़प हुई और भारत के 20 सैनिक मारे गए और चाइना के 100 से अधिक मारे गए, आज भी कभी चीन को सपने में ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सेना पलट के खड़ी हो जाएगी। और तब से लेके आज तक, आज 5 साल से ऊपर हो रहे हैं, 50,000 भारत के वहां तैनात हैं। और उसके बाद चीन आज तक 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। चीन को ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय सेना पलट के ऐसा वार करेगी। और ऐसा मैसिव बिल्डअप किया गया है। AK एंटोनी जो रक्षा मंत्री थे सोनिया गांधी की सरकार के समय, वो कहते थे कि बॉर्डर पर रोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बॉर्डर पर रोड बनाएंगे तो एनिमी हमारी टेरिटरी में घुस नहीं पाएगा। नरेंद्र मोदी के आने के बाद युद्ध स्तर पर जिस तेजी से लद्दाख और लेह में और अरुणाचल में और अन्य क्षेत्रों में, सीमा क्षेत्र में जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो सड़कें बनाई हैं, और जिस तेजी से आर्म्स का और हैवी ट्रक्स का, आर्टिलरी गन्स का जो मूवमेंट अब आसान हुआ है, ऐसा पहले नहीं था। लेह में तो जो है आपका एयरफील्ड भी चालू हो गई है, वहां पे भारतीय सेना का जो ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन है, वो भी अब लैंड हो सकता है। इतना मैसिव काम हुआ है। और ये लोग मोदी का मजाक उड़ाते हैं। ये हालत है। अब इससे अंदाजा लगाइए। और ये सब ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम है जनता की स्मृति बहुत छोटी है, जनता की जानकारी बहुत सीमित है, और जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, जनता में कोई भी जाकर के इसका फैक्ट चेक नहीं करेगा, और जो भी हम बोल रहे हैं 90% तो मान लेगा। यही बिल्कुल तो सही है। ये ताकत है। और इन्होंने क्या-क्या नहीं कहा था रफाल के बारे में। लगातार वो राहुल गांधी एक्चुअल में झूठ बोलने और लोगों की मानहानि करने और तूम तड़ाक से बातें करने, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयु में 21 साल बड़े हैं लेकिन कोई लिहाज नहीं है, और एक्सपीरियंस में तो मतलब तोड़ ही नहीं है, कोई बराबरी ही नहीं है। वो नीचे से संघर्ष करते हुए आए हैं। ये मुंह में चम्मच, चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 1975 जब इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, कौन नहीं जानता है कि क्यों लगाई थी उन्होंने। आपके बराबर हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, रायबरेली की इनके चुनाव को अवैध घोषित किया, और राजनारायण की याचिका पर हुआ। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए कोर्ट का आदेश ही एक तरीके से अमान्य करने के लिए उन्होंने देश के ऊपर इमरजेंसी थोप दी। और इमरजेंसी में क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। आजकल इंदिरा गांधी के पोते जी संविधान की एक लाल कलर की डायरी नुमा किताब जेब में लेकर के चलते हैं और उसको कहीं भी लहराने लगते हैं। ये संविधान का और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का सम्मान करते हैं क्या, या जो
संविधान की एक तरीके से संविधान की जिसको कानूनी समीक्षा करने का भी अधिकार, जो नए कानून बनते हैं, उस कोर्ट का भी अगर ये अपमान करते हैं तो वो संविधान की किताब जेब में लेकर के चलने की क्या जरूरत है इनको? क्यों ड्रामा करते हैं ये? और इनकी दादी ने क्या किया, राजीव गांधी के समय भी क्या क्या हुआ, शाहबानो केस में कोर्ट का फैसला ही पलट दिया पार्लियामेंट से। तो ये तो कोर्ट कचहरियों की, जजों की कभी भी इन्होंने सम्मान नहीं किया है। देखिए, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो वीके कृष्ण अय्यर एक केरला के जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और वो जैल सिंह के रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन भी लड़े थे। उनका एक बहुत मशहूर एक वक्तव्य है कि भारत में दो तरह के जज होते हैं, एक वो जो लॉ को जानते हैं और दूसरे जो लॉ मिनिस्टर को जानते हैं। यानी देयर आर वन कैटेगरी ऑफ जजेस हु नो लॉ एंड द अदर हु नो लॉ मिनिस्टर। ये ये हालत थी कांग्रेस के जमाने में, इस तरीके से जज बनते थे। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस का एलिवेशन इस तरीके से होता था कि जो लोग कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर का चापलूसी करते थे, वही जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में एलिवेट होते थे। ये दौर था उनके जमाने में। और अब जैसे जैसे जो है ये सोशल मीडिया आ गया है और पूरा सिस्टम डिजिटाइज हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, राजनीति में कंपटीशन बढ़ रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, लोगों के एस्पिरेशन अब जो है काफी जाग गए हैं। अब आपने कह दिया कि हमने आपको ये दे दिया, तो एक चुनाव आप जीत लेंगे, अगली बार आपको कुछ और देना पड़ेगा, और लोगों का जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विकास है, सड़क है, पुल है, बिजली है और रोजगार है, इस मामले में कोई भी सरकार कभी ये नहीं कह सकती कि उसने जनता को संतुष्ट कर दिया है। भारत में हर साल जो है 1 करोड़ से ऊपर लोग जो है जॉब मार्केट में उतर रहे हैं, तो आपको उनको संतुष्ट करना है, और इसके लिए इंडिया को 8 से 10% की इकोनॉमिक ग्रोथ हर साल चाहिए। भारत के इतिहास में 47 के बाद या ये पहला मौका है 2025 में, जब इन्फ्लेशन 2.5% पे है और ग्रोथ रेट 7.5% पे है, और ये कहते हैं महंगाई है। कहाँ महंगाई है भाई? तो मनमोहन सिंह की सरकार में महंगाई हमेशा डबल डिजिट में रही है, 10%। इंदिरा गांधी के जमाने में 73 से 75 के बीच में महंगाई की दर 30% के ऊपर थी। यानी अगर आपकी कमाई 30, अगर 100 रुपए है, तो आप उसमें से 30 रुपए माइनस कर दीजिए, आपकी जो एक्चुअल परचेजिंग पावर है वो केवल 70 रुपए की है। महंगाई का सीधा अर्थ ये होता है। और आज क्या हालत है? 45 लाख करोड़ रुपया पिछले 8 साल में जनता के खाते में सीधा गया है। और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का एस्टीमेट है कि $27 बिलियन इससे बचा है सरकार का, जो लीकेज नहीं हुआ, जो चोरी नहीं हुई। $1 बिलियन आज के एक्सचेंज रेट के आधार पे करीब 8,500 करोड़ रुपए का होता है। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि $26 बिलियन कितने लाख करोड़ रुपए हो गया। तो ये समस्या है इनकी। 20 लाख करोड़ रुपए का इस देश में गेहूं चावल पिछले 1 अप्रैल 2020 से लेके अब तक बढ़ चुका है। कुछ शिकायतें 99% लोगों तक ये पहुंच रहा है, और सिस्टम इतना डिजिटल हो गया है कि अब जो है, जो जो राशन की दुकान वाला है उसके लिए अनाज में हेरफेर करना संभव नहीं रह गया है। तो और इस सब से उनको लग रहा है, और ये उनको ये जानते हैं वो, कि सरकार की पहुंच आम आदमी तक, गांव-गांव तक हो रही है, सरकार की विश्वसनीयता बढ़ रही है। ये अब तक जो आप कहते आए हैं कि ये ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, अगर है भी, तो क्या बनिया अपराधी है क्या? बनिया सरकार का अवैतनिक टैक्स कलेक्टर है। बनिया सरकार से बिना एक पैसा लिए सरकार के लिए टैक्स इकट्ठा करता है और सरकार के खाते में जमा करता है। अगर वो बैंक से अगर 1 लाख रुपए लोन लेता है, तो उससे वो 3 लाख रुपए की वेल्थ का निर्माण करता है, और उसके बाद वो 1.5 लाख रुपए बैंक को वापस करता है। और सरकार से इसके बदले में क्या मिलता है उसको? और रोजगार तो उपलब्ध ये जो कराता है, वो रोजगार रोजगार उपलब्ध उपलब्ध कराता है। कराता है।
और दिन में कम से कम एक आप अगर एक जनरल स्टोर देखिए, कहीं हो, दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, जनरल स्टोर के में का जो जो भी मालिक होगा, वो एक दिन में कम से कम 12 घंटे काम करता है, कम से कम। और उसकी दुकान जो रोज खुलती है, वो बहुत कम खुलेगी तो 10 घंटे खुलेगी। और तब जाकर के वो जो है 1 महीने में एक सामान्य मध्यवर्गीय आदमी से ज़्यादा पैसा कमा पाता है, और तमाम तरह के साल में चंदे भी देता है, और दबंगों को भी झेलता है, मुफ्तखोरों को भी झेलता है। तो जो समाज का उद्यमी है, जो समाज का एंटरप्रेन्योर वर्ग है, नेहरू के समाजवाद ने इस वर्ग को अपराधी बना दिया। ये बिल्कुल। ये हुआ है सिर्फ समाजवाद के नाम पर। और एक बात जो लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि नेहरू ने समाजवाद को लाया। 1950 में नेहरू ने जब कहा कि सरकार की भारत की अर्थव्यवस्था सरकार के कंट्रोल में रहेगी, तो जितने कांग्रेस के खास उद्योगपति थे, पूरी अर्थव्यवस्था उनको सौंप दी गई। बिरला की मोनोपोली हो गई कि आप ही जो है कार बनाएंगे, आप ही एल्युमिनियम बनाएंगे। और बजाज की मोनोपोली हो गई, आप ही स्कूटर बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। टाटा की मोनोपोली होगी, ट्रक आप ही बनाएंगे। अगले 40 साल तक यही चलता रहा। और जब इंडिया में तमाम कारें दुनिया की हर ब्रांड आ गई, तब आज से लगभग 20 साल पहले जो एम्बेसडर कार की फैक्ट्री है बंद हुई है। और जो उसकी कलकत्ता में जहां फैक्ट्री थी उत्तरपाड़ा में, वो जमीन भी छीन ली वापस, अब जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। तो ये हुआ है समाजवाद के नाम पर। आपने 3-4 उद्योग समूह जो आपके जो 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 आजादी के पहले से आपको पैसा देते थे, और जो आजादी के बाद भी पैसा दिए, बिरला जी के परिवार के कम से कम 12 आदमी राज्यसभा में रहे हैं। जीडी बिरला, के बिरला, हिंदुस्तान टाइम के संपादकों में आपके खुशवंत सिंह राज्यसभा मेंबर रहे, एच.के. दुआ मेंबर रहे, गौरी शंकर राजहंस मेंबर रहे, लखनऊ में हिंदुस्तान के रिपोर्टर थे कपिल वर्मा, वो उसके मेंबर रहे। और लास्ट मेंबर जो रही हैं राज्यसभा की बिरला परिवार से, वो के बिरला की बेटी है शोभना भरतिया, जो हिंदुस्तान टाइम्स की ओनर है। ये हाल रहा है। और ये कांग्रेस जो है हमको आपको बताती है कि हम गोदी मीडिया हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के बिरला का अखबार है, जो पहले जो उनके पिता जीडी बिरला का था। उस परिवार का कांग्रेस से रिश्ता आज ये 80 बरस से ज्यादा पुराना है। और ये आज के मीडिया को गोदी मीडिया बताते हैं। ओंकार चौधरी गोदी मीडिया है, बताइए। ये इतिहास हमने देखा है। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, आप इसमें कोई विवाद नहीं कर सकते। क्यों सर, बताइए। हिंदू और बीजेपी के राज में अगर कोई अगर जर्नलिस्ट अगर राज्यसभा गया है, तो जागरण के ओनर नरेंद्र मोहन गए हैं, और इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटर रहे हैं अरुण शौरी, 2 बार वो रहे हैं। और 2 बार रहे हैं पायनियर के एडिटर एंड ओनर चंदन मित्रा। लेकिन ये सब अपने अपने क्षेत्र के बड़े विद्वान लोग थे, चाहे अरुण शौरी हो या चंदन मित्रा हो। और नरेंद्र मोहन भी एक जर्नलिस्ट थे, और संपादक थे, ओनर भी थे। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट देखिए आप, बहुत लंबी सूची है उनकी। वो और ऐसे लोगों की सूची बहुत लंबी महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, राजस्थान से भी है, और तमिलनाडु कर्नाटक से भी है। और ये आज आरोप लगाते हैं कि हम गोदी मीडिया हैं, क्योंकि लोगों को इतिहास का ज्ञान नहीं है, इतिहास का बोध नहीं है। तो इनकी हर जो जो ये उल जलूल कूड़ा कबाड़ जो फेंकते हैं, लोग उसको सही मान लेते हैं। और ये बातें जो मैं कह रहा हूं राज्यसभा की बात, ये उसकी वेबसाइट जाके आप चेक कर सकते हैं। म्यूट है आपका, म्यूट है, आवाज नहीं आ रही। क्या ये अराजकता पैदा करना चाहते हैं? क्योंकि विदेशों में भी जाते हैं तो कहते हैं पार्लियामेंट में मुझे बोलने नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ मीडिया स्वतंत्रता से काम नहीं करता, हमारा चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके से मैच फिक्सिंग करके चुनाव करा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए इन लोगों ने, पहले भी किए हैं। जब जब इनके नहीं, मन नहीं, ऐसा नहीं, मुताबिक ऐसा नहीं, फैसले ऐसा नहीं नहीं। आए। अभी इनके निशाने पे चुनाव आयोग है। जब संसद का सत्र समाप्त हो जाएगा, फिर ये हमला करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर।
ये तो आज इन्होंने ट्रेलर दिखाया है, आज तो बानगी दी है। तो क्या जी। देश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं? बांग्लादेश जैसा ख्वाब देख रहे हैं क्या? ये काम वो पिछले 5 वर्ष से करना चाहते हैं, 2020 से इसी काम में लगे हुए हैं और बांग्लादेश में और श्रीलंका में ये जो सीआईए का टूल किट है, ये सफल हो गया है। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है कि आप एक राज्य में तो अराजकता पैदा कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पैदा की समस्या खड़ी कर सकते हैं। ये बहुत चाहते थे कि जो जो किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर पुलिस गोली चला दे। इन्होंने पूरा प्रयास किया, हर संभव तरीके से पुलिस को प्रोवोक किया। आपने देखा 2021 में 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पे क्या हुआ? भारत का झंडा उठा के फेंक दिया गया और उसके ऊपर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। दिल्ली दिल्ली पुलिस के जवानों पे हमला किया गया, दर्जनों जवान गिरे, चोट खाए, लेकिन किसी ने लाठी तक नहीं चलाई। उन्होंने कर लिया है। इसीलिए लगातार ये कभी ओबीसी, कभी दलित, कभी ट्राइबल, कभी संविधान और रोज एक ना एक ये ऐसी बात लाते हैं, आक्रामक बात करते हैं और कि सरकार में कोई भड़के, सरकार में तनाव हो और सरकार जो है बदले की कार्रवाई के बारे में इनके बारे में सोचे। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और उनकी सबसे बड़ी शक्ति है उनका सामरिक संयम, उनका स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट। नरेंद्र मोदी जो है कभी भी ये इस तरीके की मर्यादाहीन और बेहूदी टिप्पणियों से आहत होकर के कुछ रिएक्शन में कुछ काम करने वाले नहीं हैं। और ये कहा जाता है साइकोलॉजी में कि जो व्यक्ति आपको इंसल्ट कर रहा है, वो आपकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना चाहता है कि आप कमजोरी की अवस्था में आए और उसी की भाषा में उससे बात करें। ऐसा बीजेपी में कभी नहीं होने वाला। उसकी वजह केवल ये है कि बीजेपी विचारों पे आधारित एक संगठित पार्टी है। यहाँ एक वैचारिक आधार है। आप कितना भी कह लें कि वो बीजेपी के फलाने एमपी का बेटा एमएलए है और उसका दामाद एमपी है, उसका दामाद भाई है, बिल्कुल सही बात है। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए है नोएडा से, लेकिन राजनाथ सिंह का बेटा अगर एमएलए है, तो राजनाथ सिंह के बेटे का बेटा एमएलए नहीं होगा। राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो उसके बाद उनका बेटा अध्यक्ष नहीं बन सकता। आप अगर पिछले 20 साल का रिकॉर्ड आप अगर देखें, क्या कोई बीजेपी में ऐसा आदमी आपने देखा पिछले 40 अप्रैल 6 अप्रैल को 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी। आज 45 साल हो गए। एक अध्यक्ष मुझे बताइए जिसका पिता भी पहले बीजेपी का अध्यक्ष था। हाँ, ये हो सकता है कि बीजेपी के नेताओं के बेटे-बेटी जो है एमएलए, एमपी, मिनिस्टर होंगे, हैं। हर राज्य में हैं, राजस्थान में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं और असेंबली में भी है, पार्लियामेंट भी है। लेकिन ये एक 10-20 परिवार हैं। लेकिन कांग्रेस में तो मोतीलाल नेहरू के ज़माने से एक ही परिवार चला रहा 5वीं पीढ़ी है। एक मुझे बताइए बीजेपी में कौन है? और अभी जब मामला आया अभी लोकसभा में जब बहस चल रही थी, तो ये कहा था अखिलेश यादव ने कि इतनी बड़ी पार्टी है, आज तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पाई। तो अमित शाह ने कहा था कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगले 25 साल तक अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहोगे। लेकिन हमें 12 करोड़ लोगों से बात करनी है, तब जाके हमारा अध्यक्ष चुना जाएगा और ये हमारे किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। पूरे पूरे देश भर के जो हमारे डेलीगेट्स हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या और संगठनों के में जो भी जो नेता हैं, वो सब तय करेंगे। तो ये जो डायनेस्ट हैं, इनका ये जो दिमाग खराब है कि हमारा अधिकार है। अब राहुल गांधी का यही दिमाग तो है ना कि जो व्यक्ति मुझको सलाम करता था मनमोहन सिंह, वो 10 साल पीएम रहा, मेरे सामने खड़ा होता था। मेरे पिताजी पीएम रहे, मेरे पिताजी की माताजी पीएम रहीं, मेरी दादी के पिताजी पीएम रहे, तो वो तो घर में वो तो पीएम हाउस में ही पैदा हुआ है। नरेंद्र मोदी तो एक बहुत साधारण गरीब परिवार में पैदा हुए हैं और संगठन में अपने काम करके अब अपने परिश्रम के बल पर और अपनी सांगठनिक क्षमता के बल पर यहाँ पहुँचे हैं ना। राहुल गांधी ने क्या किया? कोई उन्हें अंदाजा है कि खेत में धान बोते हैं कि चावल बोते हैं? खेत में चावल पैदा हो कि धान पैदा होता है? उन्हें ये नहीं पता है। उन्हें ये नहीं पता है कि आलू जड़ में पैदा होता है कि पेड़ में झूलता है आम की तरीके से, उन्हें ये नहीं पता है। उनको रबी और खरीफ का अंतर नहीं मालूम है।
वो गेहूं और धान और ज्वार की जो बाली में अंतर नहीं बता पाएंगे कि इसमें कौन सी गेहूं की बाली है, कौन सी धान की बाली, कौन सी ज्वार की बाली है। ये तो इन लोगों का हाल है। कुछ नेता तो ऐसे होते हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि चीनी फैक्ट्री में बनती है या खेत में पैदा होती है। ऐसे ऐसे काबिल लोग हैं कांग्रेस में जो कभी गए नहीं खेत में क्या होता है। तो इसलिए ये सब जो चल रहा है, और मेरा अपना मानना ये है कि ये जो है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो देश की डिफॉल्ट सेटिंग है वो बदल रही है। कांग्रेस का राज वो अंग्रेजों के कॉलोनियल रूल का एक्सटेंशन था। अब नरेंद्र मोदी इसको अब भारत की परंपरा से, भारत की विरासत से, भारत की संस्कृति से, भारत के प्राचीन नियमों से, वेद उपनिषद महाभारत, जो हमारी स्टेट क्राफ्ट है, जो भारत की प्राचीन राज्य संचालन की जो कला है, उसके अनुसार चलेगा। ये ब्रिटेन के और ये जूडो क्रिश्चियन जो आइडियाज हैं, जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो राज्य के संचालन के जो सिद्धांत हैं, उससे देश नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जब पहली बार जापान गए थे 2014 में, तो उन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर को भगवत गीता की प्रति भेंट की थी। बड़ा शोर मचा था। भारत की विरासत है, ये भारत की प्राचीन पहचान है। नरेंद्र मोदी जापान के प्राइम मिनिस्टर को बाइबल कुरान थोड़ी भेंट करेंगे। वो हमारी पुस्तक थोड़ी है। वो हमारी धरती की वो हमारी धरती का उपजा हुआ साहित्य नहीं है। भारत की धरती का उपजा साहित्य जो है भगवत गीता है, रामायण है, वेद है, उपनिषद है, पुराण है। और ये कोई पूजा पाठ की वस्तु नहीं किताबें, ये पूरा हमारा इतिहास है। जो लोग समझते हैं कि हम इनको पढ़ लेंगे और हमको बड़ा पुण्य मिलेगा, नो, ये हमारा इतिहास है। और इतिहास का मतलब अंग्रेजी में हिस्ट्री नहीं होता। तो ये सब चीजें राहुल गांधी को अब इस एज में आकर के आप समझा नहीं सकते। वो पता नहीं हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि ब्राह्मण है, वो चाहे जो हो, लेकिन 25 दिसंबर को पूरा परिवार कर्नाट प्लेस के रेस्टोरेंट में जाता है डिनर पे, क्रिसमस के एक दिन। और ये फोटो अभी भी आई थी 2024 की। तो ये सब तो और ये लड़ाई चलेगी, ये लड़ाई ऐसे ही चलेगी, ये लड़ाई ऐसी कटुतापूर्ण चलेगी, 2029 में भी चलेगी, 2034 में भी चलेगी, ये आप देख लीजिएगा। तो ये जो भारत की जो डिफॉल्ट सेटिंग बदल रही है, इट्स गोइंग टू बी ए वेरी बिटर प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत कटु रहने वाली है। और राहुल गांधी का जो एरोगेंस है, वो ही उनके खिलाफ काम कर रही है। क्योंकि कोई आपके पास एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, कोई आपके पास एक ऑर्गेनाइज संगठन होना चाहिए, और एक आपकी लाइन, एक आपकी एक विचार पे आधारित सरकार से लड़ने की रणनीति होनी चाहिए, जिसमें आपकी पार्टी के नेता शामिल हो। सब मिलकर तय करें कि हमें कैसे लड़ना है मोदी सरकार से। कुछ नहीं, जो मन में आया हमने बोल दिया, सुबह उठे ट्वीट कर दिया। एक उनकी टीम है, उसमें सारे कम्युनिस्ट घुसे हुए हैं, और वो रोज घृणा का नया फॉर्मूला ले आते हैं, हेट्रेड का। अभी देखिएगा 7 तारीख को, अगस्त 7 को राहुल गांधी की आवाज पे इंडिया पार्टी अलायंस के नेताओं का डिनर है। वो अगले दिन ये लोग जो है पैदल मार्च करेंगे चुनाव आयोग के कार्यालय तक। उस दिन भी आप देखिएगा इससे ज्यादा कठोर, इससे ज्यादा कटु, और इससे ज्यादा और जो है जो बातें ज्यादा घृणा वाली हो सकती हैं, और कंट्रोवर्शियल बातें हो सकती हैं, वो सब कही जाएंगी। देखिएगा अभी, वेट फॉर 3 डेज। आवाज म्यूट है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और ये बार बार बहुत ये बार बार महत्वपूर्ण म्यूट हो मुद्दों पर जाता है। आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। चलिए, ओके सर, नमस्ते। नमस्कार।